हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। यूपीएससी कोचिंग माफिया, आईएएस माफिया, क्या है ये? इंडियन एक्सप्रेस की एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है। तो आपके अगर कोई मित्र यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्त है। मैं कोई कोचिंग वोचिंग नहीं बेचूंगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ के कुछ साल बचा सकती है, आपको एक बेटर प्लान दे सकती है। तो ना, इंडियन एक्सप्रेस ने ये इन्वेस्टिगेशन की और उसमें इनको पता चला कि जो ईडब्ल्यूएस का गेम है, जो रिजर्वेशन मिला है ईडब्ल्यूएस, उसमें बड़ा सारा गेम चल रहा है, झोल छाल चल रहा है। ऐसे बड़े सारे झोल हमने पीडब्ल्यूडी में भी देखे। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। तो सिविल सर्विसेज में मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए थे और 5 मैंने मेंस लिखे, एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू 3 मार्क्स से रह गया। मेरिट, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट एक आता है, वो 1 मार्क्स से रह गया। तो मैंने कहा यार बैड लक, चलिए अब रैप अप करते हैं। फिर नौकरी करना शुरू की कि पढ़ाते बच्चों को, तो वो पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत सारी रियलिटी समझ आ गई। उनमें से एक रियलिटी ये थी कि एक बंदा मुझे बोलता है कि सर एक ना कैंडिडेट है, उसके फादर पॉलिटिशियन है। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे कि सर वो ना मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार आई एम वर्किंग विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई कैन नॉट टेक अप एनी प्राइवेट। कह रहे नहीं नहीं, कोई प्राइवेट काम नहीं है, कोई प्राइवेट काम नहीं है, ऐसे बस मिलना चाहते हैं। ओके। तो ये सज्जन महानुभाव मुझे इनसे कनेक्ट करते हैं और मेरी वीकेंड पे ट्रैवल अरेंज करते हैं टू चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, इसके फादर से मिलता हूँ और फिर मुझे पूरी कहानी पता चलती है। दरअसल इस बंदे ने, और बिल्कुल नॉर्मल बंदा है ये, इसने ऐसी सर्टिफिकेट्स वगैरह बना रखी थी कि ये ना अंधा है ना, ही इज़ ब्लाइंड। और मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा ये क्या मतलब, ब्लाइंड है तो मेरे से मिल के क्या। पहले तो उसके पापा बोल रहे थे कि यार आप ना सर इसे गाइड कर दो, हेल्प कर दो। तो मैंने कहा यार आप मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, आप वहाँ पे आके डायरेक्टली हेल्प ले लीजिए, ऐसे मैं पर्सनल क्या ही हेल्प करूँगा। ठीक है, देयर इज सिस्टम, उस सिस्टम में पढ़ाई करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है। कहते नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे। फिर हिज फादर टेक्स मी आउट, आराम से इसकी वॉक करना है और फिर वो समझाते हैं मेरे को बेसिकली क्या करना है। तो कह रहे यार आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, है ना, आप ये एग्ज़ाम बार बार दे चुके हो, अब आप पढ़ा रहे हो, आराम से प्री क्लियर कर लेते हो। तो वैसे भी हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में मार्क्स बड़े कम होते हैं, तो आप ना इसके स्क्राइब बन जाओगे, है ना, आप इसके स्क्राइब बन जाओगे आप, क्योंकि ये ठीक से लिख विख नहीं पाता, इसको कुछ कुछ डिसेबिलिटी है। तो इसकी जगह ना आप इसके हेल्पर की तरह रहोगे, आप साइड में रहोगे और दरअसल पेपर ही आप लिखोगे। मैंने कहा उत्तरी उत्तरी। तो मेरी हालत ख़राब हुई। मैंने कहा यार, देन द गाय सेज कि मैं समझाता हूँ ना सर ऐसा नहीं है, ये रिस्की काम नहीं है, ये वो। एंड देन दे टेक मी टू अ कार एंड नियर बाई प्लेसेस। मेरे को बहुत बहुत कोक्स करने की कोशिश की। तो मैं वापस आया, मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई। हम वी वर ऑल शॉक्ड, क्योंकि मैंने 5-6 साल इस पूरी प्रिपरेशन में अपने लाइफ के वो लगा दिए, इसमें मतलब आहुति लगा दी अपनी ज़िंदगी की। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये आहुति लगाने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये भी लगता है कि कोई रिजर्वेशन आ गया, मान लीजिए SC ST का, OBC का या फिर EWS का, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके सपने पूरे हो जाएंगे इस रिजर्वेशन से। या फिर किसी भी तरीके से वो किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे उनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो इसको लेकर ना बहुत सारे मतलब मिसनोमर्स हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आज मैं किसी कोचिंग के साथ जुड़ा नहीं हूँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने एज अ स्टूडेंट ये पूरा फेज देखा है, एज अ टीचर बच्चों को रोते गाते हुए देखा है। आजकल बड़ी वीडियोज़ में देख रहा हूँ, किसी के 6 अटेम्प्ट हो गए तो वो रो रहा है, वीडियो बना रहा है। ठीक है। और फिर मैं ये देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बेसिक कुछ फंडे बता दूं जो आपको पता होने चाहिए कि ये EWS का गेम क्या होता है। हर चीज़ का गेम है, एक गेम है और वो एक हिडन गेम है। और जिनको ये बात पता है तो वो इसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं होता, ये एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बट जो रूल्स हैं उसको बहुत बुरी तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप किन के साथ लड़ रहे हो, आपका कंपटीशन कौन है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले आ जाइए कि आपको प्रिपरेशन कब करनी चाहिए। आपको प्रिपरेशन तभी करनी चाहिए अगर आप एक स्ट्रांग फुटिंग से आते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपको एक स्ट्रांग फुटिंग चाहिए ही होगा। स्ट्रांग फुटिंग मतलब आपके पापा, चाचा, मामा, किसी का एक का बिजनेस होना चाहिए, ताकि आप जस्ट इन केस फेल हो जाते हो तो जाके वो बिजनेस ज्वाइन कर लो, तो आपको मतलब कोई लॉस ना हो, परपेचुइटी में लॉस ना हो। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है यार वो किसी भी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री, बीए की डिग्री लेके यूपीएससी निकाल लेंगे। मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि आपके 99.99999% चांसेस हैं कि आप प्री क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके साथ जो रियल कंपटीशन है वो किसका है? वो आईआईटी के बच्चों का है, आईएम के बच्चों का है, एम्स के बच्चों का है। इन सारे बच्चों को जो कि टॉप कॉलेज के हैं, इनको एक बात पता है कि इनके प्रोफेशन में इतने पैसे नहीं है जितना आईएएस बन के आप चोरी कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसी दिन से कोचिंग संस्था आपको खरीदना शुरू करेंगी और आपको खूब सारे पैसे देना शुरू करेंगी, और आप वो पैसे लेके सारा झूठ वूठ बोलोगे। आपके इंटरव्यू होंगे, आपके पॉडकास्ट होंगे, आपका पता नहीं क्या वेलकम होगा, ये सारा ड्रामा शुरू हो जाएगा आपका। और इस मीन वाइल में अगर आप बहुत वायरल हो जाते हो तो आपका सोशल मीडिया भी बन जाएगा, और सोशल मीडिया से भी आप कमाने लगोगे, और आप ये कोचिंग संस्था से भी कमाने लगोगे। और बीच में अगर आपके 2-3 पार्टनर मिल गए तो हो सकता है आप खुद एक कोचिंग मालिक बन जाओ और आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन ही ना करो। तो वो जो आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह देखते हो कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, वो एक इन जनरल कह रहा हूं मैं आपको, पर्सपेक्टिव इन जनरल मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये 90% से ज़्यादा बच्चों का ये सीरियस इंटेंशन ही नहीं होता कि देश की सेवा वगैरह करने का। उनको ये पता है कि यार देखो ये इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का गेम है, मुझे अपनी लाइफ की आहुति देनी पड़ेगी, मेरे पापा को पैसे लगाने पड़ेंगे, मेरे फैमिली को पैसे लगाने पड़ेंगे, ईयर्स लगेंगे, और उसके बाद रिटर्न हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लेंगे, मतलब दबा के हम रिटर्न लेंगे। इसके बाद मेरी एक अच्छी दहेज में शादी भी हो जाएगी, और इससे ओवरऑल मेरी फैमिली का एक डायरेक्ट एक पास मिल जाएगा कि सीधा अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास में मैं सीधा प्रमोट हो जाऊंगा। तो ये एक बेसिक प्रेमाइस आपको समझ आना चाहिए। अब आप आते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन में आपको कोई भी ये 200 रुपए की या 500 रुपए की या 700 रुपए की, 1000 रुपए की कोई टेलीग्राम में या कोई नया एडटेक बनने की कोशिश कर रहा है, कोई 15,000 में, 20,000 में, ये सब स्कैम है। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स हु आर टीचिंग, इन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स नहीं निकाली। ठीक है, इस इंडस्ट्री की एक बहुत बहुत नेगेटिव कहानी ये है कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं पता। वो हो सकता है सब्जेक्ट के अच्छे हों, हो सकता है पीएचडी हो, डीयू में पढ़ा रहे हों, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में नहीं पता। मतलब उन्होंने प्री नहीं दिया, मेंस नहीं दिया, उनको भी हुआ है। ठीक है, तो वो आपको हुआ की कहानी सुनाएंगे और आपको जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे। अब आप आते हैं कि ये 200-500 रुपए वाले ज्वाइन करने चाहिए? नहीं, आपको टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाने चाहिए। 2-3 जो भी आपको नाम समझ आए, आप खुद से सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये फिजिकल सेंस में अवेलेबल हैं करोल बाग में, तो आपको यहीं जाके करना पड़ेगा। ऑनलाइन में वो बच्चे कर सकते हैं हु आर टू स्मार्ट। ऑनलाइन में आप कर लो, और आप ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज करते करते। मैंने आईआईटी में ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो कि तो टेलीग्राम के वीडियो से पढ़ रहे थे, बट उन्होंने भी जाके फाइनली फिजिकल कोचिंग ज्वाइन किया। तो कोचिंग आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बट कितना? तो कोचिंग में आपको एक ना कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 6 महीने दबा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरा कोर्स करते हो नहीं करते हो वो आपका प्रेरोगेटिव है, बट आपको 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 6 महीने आपको अपना ऑप्शनल पढ़ना होगा। ऑप्शनल का कोई यूजेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, यूपीएससी में, बट ज़बरदस्ती हम कैरी कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का बैगेज है ये। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी जो पढ़ाई है वो मेजॉरिटी पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कोचिंग संस्था आपको सिर्फ गाइड कर देंगे एक डायरेक्शन में, और फिर कोचिंग का एक और यूजेज आता है टेस्ट सीरीज में। तो प्री के टेस्ट तो आपको रोड पे मिल जाएंगे, वो आप खुद से करते रहो। मेंस के टेस्ट सीरीज में कंपटीशन देखने के लिए कि बाकी लोग कैसे आंसर लिख रहे हैं, आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। इंटरव्यू एक ऐसा स्कैम है जिसमें आप, क्या होता है कि जैसे मैंने शायद आई गेस 12 या 14 इंटरव्यूज दिए थे, मॉक इंटरव्यू। तो वो सारे मॉक इंटरव्यू मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये फायदा होता है कि उनके पास आपका रोल नंबर्स है। तो मेरे रोल नंबर इन सबके पास है, मेरा लिस्ट में नाम आ जाता तो वो सबके लिस्ट में मैं ऐड हो जाता। तो आप देखेंगे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते रहेंगे मैंने रैंक 1 किया, रैंक 2 किया, सब ने ही रैंक 1 को निकाला है। वो इसलिए होता है क्योंकि रैंक 1 सबसे पैसे ले लेता है, या फिर या तो आप पैसे एक से लो, तो उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट करना पड़ेगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप पूरे साल अवेलेबल रहोगे उनके लिए, जब वो बुलाएं उसके लिए पेमेंट आपको मिलेगी। और दूसरा होता है कि आप नॉन एक्सक्लूसिव हो, आप सबके पास जाके घूम रहे हो, सबसे पैसे उठा रहे हो। तो 1 to 10 रैंक की इस तरीके से थोड़ी बोली लग जाती है, पर्टिकुलरली 1 to 5 का। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आपको कैसे लोग एक्चुअली में। तो यहां पे देखिए ना, ये लिखा हुआ है ना, फार्मर, लेबरर, सिक्योरिटी गार्ड, ये बहुत रेयर है।
मतलब ये सब आपको बेचा जाएगा चूरन कि गरीब लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर गरीब लोग अपने घर परिवार वहां से पैसे लेके नहीं आएंगे तो प्रिपेयर कैसे करेंगे वो बच्चे, ठीक है? तो फिर कोचिंग वगैरह कैसे चलेगी? तो एक्चुअली में जो इस एग्जाम के जो रियल कैंडिडेट्स हैं वो आपको प्री के बाद दिखेंगे, और जब आप वहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि टॉप कॉलेजेस के बच्चे हैं, अच्छी डिग्री के साथ बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत फोकस्ड लोग हैं ये, और ये फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। ये चाहे ईडब्ल्यूएस में भरें, चाहे पीडब्ल्यूडी में भरें, चाहे ये एससी में भरें, एसटी में भरें, ओबीसी में भरें, इनकी कैटेगरी कोई भी हो, दे आर वेल ऑफ। इनके पास पैसे हैं। सरकार 8 लाख का क्राइटेरिया लगा दे या 12 लाख का या 14 लाख का, इनके मतलब फैमिली का जो ऑन एन एवरेज इनकम है वो 30 से 40 लाख रुपए साल है, ठीक है? उसके बाद ये भले ही कैसे भी मतलब अपनी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनवाते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो एक अलग इशू है, बट ये बंदे फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, दे आर रियली वेल ऑफ। अच्छा, तो इसलिए आराम से कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। आप समझिए करोल बाग में एक महीने रहने का आपका खर्चा 20 से 30 हजार रुपए, तो हाउ कैन दे अफोर्ड ऑल दिस मनी? अच्छा, जो ये पूरा प्रिपरेशन का साइकिल है, ये कोई 1 साल का साइकिल नहीं है। 1 साल आपको कोचिंग में लग जाएगा, तो आप मान के चलिए कि पहले अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं हो सकता, आपका 2 या 3 अटेम्प्ट में आप कहीं वो स्वीट स्पॉट में पहुंचते हो। मोस्टली आप 3rd अटेम्प्ट में बहुत स्वीट स्पॉट में पहुंच जाते हो, जहां आपका प्री भी निकल जाता है और मेंस भी निकल जाता है। पहला जनरली बच्चों का मिस होता है, प्री भी। मेंस आपका तब निकलेगा जब आप बहुत दबा के टेस्ट सीरीज लिखोगे। तो फर्स्ट में मान लीजिए प्री मिस हो गया, सेकंड में आपका प्री आ गया, थर्ड में आपका प्री मेंस दोनों निकल जाता है, तो आप पहली बार इंटरव्यू में जाते हो। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको एक नया स्कैम पता चलता है। स्कैम ये है कि आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एक इन सर्विस बंदा होगा जो कि आईआरएस होगा, उसको आईएएस बनना है, प्रमोशन चाहिए उसको, आईपीएस है उसको आईएएस बनना है। अब राइट साइड देखोगे तो वो रिजर्व्ड कैंडिडेट है, किसी भी रिजर्व्ड कैंडिडेट हो। आप सामने देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये बंदा तो आईआईटी, आईआईएम, एम्स का प्रोडक्ट है, मतलब प्रिस्टीन गोल्ड मेडल, गोल्डमैन सैक्स से काम करके आया, यूएस रिटर्न है, तगड़ा बंदा है, ठीक है? जो जिन बंदों की डे 1 में प्लेसमेंट लगती है। तो कुल मिला के अगर आप 4 लोग हो तो 4 लोग में आपको ऐसा फील होगा कि आपको ये बातें पहले से पता नहीं थी। कोई बड़े भैया होते वो आपको पहले बता देते तो आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, तो प्री में सबसे बड़ा जुआ ये है कि बच्चे बोलते हैं कि यार पूरा पेपर ही बाहर से आ जाता है। पेपर बाहर से नहीं आता, वी कैन ऑल कंप्लेन अबाउट इट, ठीक है? हर प्री में मुझे ऐसे फील हुआ कि यार फिर से पेपर खराब था, यार पेपर ये क्या है, कुछ भी पूछ लिया, राइट? ऐसा नहीं होता। जिस बंदे की प्रैक्टिस बहुत है एमसीक्यू करने की, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कम लोगों को मेरी बात पसंद आएगी, बहुत कम लोगों को जिनको पता है कि हाउ इट वर्क्स। तो जिनको आदत है ना एमसीक्यू करने की, बहुत एमसीक्यू करने की, डेली बेसिस पे 100 टेस्ट लगा लिया उन्होंने, है ना? अपनी पूरी एक प्रीलिम्स के लिए 100, 150, 200 टेस्ट। मेरे अगर 5 अटेम्प्ट होंगे तो एटलीस्ट 700 टोटल टेस्ट लगाए होंगे ना प्री के। तो मेरे को प्री में एक सब्सटैंशियल कॉन्फिडेंस रहता था, मैं फोड़ दूंगा, ठीक है? तो ये होता था कि आपका जो भी कट ऑफ रख लो, आप 85 रख लो, आप 100 रख लो, आप 116 रख लो, मुझे मतलब नहीं है, मैं उससे 10 मार्क्स ज्यादा ले आऊंगा, किसी तरीके से ले आऊंगा मैं, भाई हुक और क्रुक, बिना चीटिंग किए हुए, ठीक है? मैं ऑप्शंस में ठोक के किसी तरीके से, जुगाड़, तुक्का, जो कह लो आप, या आप ये समझ लो मसल मेमोरी बन जाती है। तो आपको टेस्ट बहुत लगाने पड़ेंगे। मेंस का आ जाओ, मेंस में वो बंदा तगड़ा है जिसका ऑप्शनल तगड़ा है, और ऑप्शनल में भी जुआ है। ऑप्शनल में जुआ ये है कि यूपीएससी का मन होगा तो किसी साल में किसी ऑप्शनल को बढ़ा देगी, किसी ऑप्शनल को कम कर देगी। तो अगर आपका ऑप्शनल तगड़ा है, उसका टाइम चल रहा होगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और उसके साथ आपके सारे जीएस में और एसए में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। चलो एक बार को आपको इंटरव्यू का कॉल आ भी गया, तो जैसे मेरे पड़ोस में एक बंदा था जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठा था। वो बंदा, ही वॉज सुपर हाई क्वालिटी, मतलब दैट गाय डिजर्व्स टू बी इन सर्विस, ठीक है? ऐसा बंदा सुपर हाई क्वालिटी। उस बंदे के इंटरव्यू में आई थिंक 155 मार्क्स आए, मेरे 184 मार्क्स आए। आप हम दोनों की पर्सनालिटी को कंपेयर करोगे, हमारी एजुकेशन को कंपेयर करोगे, हमारे मोटिवेशन को कंपेयर करोगे, तो मैं खुद बोल रहा हूं वो बंदा मेरे से बेटर है। बट मेरे 184 आए, उसके 154 आए। नॉट टू से कि मैं कोई मूर्ख या मैंने मूर्ख इंटरव्यू दिया, नॉट टू से कि उसने कोई मूर्ख इंटरव्यू दिया। हम दोनों का इंटरव्यू, हम दोनों ने बाद में डिस्कस किया, हम दोनों का इंटरव्यू फेयरली 30 मिनट्स गया था, ठीक है? और फेयरली अक्रॉस द बोर्ड डैफ बेस्ड था, ठीक है?
और हाँ, एक और इसमें एक स्कैम चलता है। आप देखोगे ये यूपीएससी मॉक इंटरव्यू की वीडियोस, ये मिलियन मिलियन व्यूज आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मॉक इंटरव्यू भी मोस्टली वेग होते हैं, मोस्टली फेक होते हैं। ऐसा कोई भी आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा यूपीएससी में। यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू दोगे तो आप मैक्स स्ट्रेस में होगे, आपकी बार बार स्ट्रेस टेस्ट होगी, ठीक है। आप जैसे ही आंसर बोलना, और दिस इज आफ्टर स्पीकिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स एज अ एस्पिरेंट, जो बातें समझ आई कि दे विल ऑलवेज सीक आउट कि वो आंसर्स जो तुझे पता ना हो। मतलब मुझसे मान लो पूछा कि नीम पैटेंट के ऊपर बता, तो मैंने बोलना शुरू किया, ही कट मी ऑफ एंड ही आस्क्ड द अदर क्वेश्चन। फिर वो अचानक से मेरे होम टाउन पे चले आते हैं और वहां के एक मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करते हैं, बोलते हैं इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे डिटरमाइन करोगे। तो आपको ना वो बार बार उस फ्लक्स में डालना चाहते हैं जहां पे आप प्रेशर ले लो, अब टूट जाओ, और फिर वो आपको अपना गूगली क्वेश्चन फेंकेंगे। और अगर आपने ये सारे स्टेजेस क्लियर करते गए, आपने सारे क्वेश्चन आंसर किए कॉन्फिडेंस से, हंसते हुए, स्माइल के साथ, तो आपके मार्क्स जनरली अच्छे आते हैं। बट हम दोनों कैंडिडेट, हम वी आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों कैंडिडेट्स ने, हमने बहुत सारे मॉक दिए। हमारे मतलब मॉक्स में हमेशा उसको बोला जाता था कि ही इज अ बेटर कैंडिडेट, ठीक है। लोग उसकी अप्रोक्सीमेट मार्क्स बताते थे 170 मेरे को मार्क्स बताते थे कि यार आपके 165 तक आएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने मॉक्स बहुत बढ़ा दिए, मैंने 12-14 मॉक्स दे दिए। सारे मॉक्स देने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि मेजॉरिटी ऑफ द मॉक्स वेर फेक मॉक्स। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि मुझे याद है एक दृष्टि के मॉक में गया था मैं, ये एक वो है ना जो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ाता है, काफ़ी पॉलिटिकल बातें करता है, मन जीवी कुछ है, एक बंदा है ना, वो पीएचडी का बंदा है। तो ही आस्क वेरी डम क्वेश्चंस, मतलब वो यूपीएससी से उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे। अब वही कारण है कि उसने यूपीएससी की खुद की प्रिपरेशन नहीं की, उसको नहीं पता। एक ऐसे ही मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था किसी और कोचिंग में, आई थिंक स्कोर करके था कोई सम स्कोर, उस मॉक इंटरव्यू से मैं उठ के आ गया था। मैंने कहा भाई इफ़ योर मेन फोकस इज ऑन फूड एंड ईटिंग, मतलब मॉक इंटरव्यू में यार 4 बार तो उन्होंने इस बात पे इंटरप्शन कर दी कि यार कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मेरे को पिज्ज़ा ला दो, ठीक है। मतलब दे वर नॉन सीरियस अबाउट माई टाइम, सो आई टुक ऑफ। बट मुझे 2-3 मॉक्स बहुत अच्छे लगे, तो वो मॉक्स बहुत एनरिचिंग थे मेरे लिए। तो प्री मेंस इंटरव्यू, अब ये सब में आपका जो मेन एजेंडा है, आपका जो मेन तरीका है यूपीएससी निकालने का, मैंने देखा है जिन बच्चों, द पीपल हु आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, दे कम विद अ प्लान्ड गेम। वो प्लान्ड तरीके से आते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 प्लानिंग, बहुत अच्छी सक्सेसफुल प्लानिंग देखी। एक बच्चा जिसने कि एसएससी क्लियर किया, फिर वो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने गया, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसे ही बैंकिंग क्लियर करके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने गया, मतलब एक साइड में सिक्योरिटी ले ली उसने, जो गरीब बच्चों की बात कह रहा हूं मैं आपको। दूसरा मैंने देखा कि किड्स हु आर वेरी स्मार्ट, तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि उनके पास जमीन बीघा बीघा जमीन पड़ी हुई है ना, 100 बीघा जमीन पड़ी हुई है, नाम चेंज कराओ, AWS ले लो। फिर एक मैंने आपको ये बताया डिसेबिलिटी वाला, कि डिसेबिलिटी ले लो और कोई स्क्राइब हायर कर लो, स्क्राइब जो कि मल्टीपल सिविल सर्विसेज प्री मेंस ने लिख चुका है, उसको रख लो, तो आपके कैटेगरी में लोअर मार्क्स आ जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं बाकी कैटेगरीज के बारे में नहीं जानता, आई एम वेरी श्योर कि ओबीसी में, SC ST में भी ऐसे कुछ गेम्स होंगे। कुछ जैसे पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स हैं, उनका आप नाम बहुत देखोगे, तो उनका कास्ट ग्रुप का नाम इसलिए ज़्यादा देखोगे क्योंकि वो कास्ट ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है मनी वाइज, दे आर वेल ऑफ, तो उनके पास वो सारे साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, भैया भाभी सब हैं जो कि उनको गाइड भी कर सकते हैं, पैसे भी हैं दैट दे कैन अफोर्ड। कुल मिला के ये जो सिस्टम यूपीएससी का बना हुआ है, प्रिपरेशन का मैं कह रहा हूं, इट इज स्क्यूड। और हाँ, एक और हिंदी मीडियम का कोई फ्यूचर नहीं है। हिंदी मीडियम से अगर सिविल सर्विसेज आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब बहुत रेयरली आपका एग्जाम निकल सकता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना। और एक और था, गांव वाले बच्चों का तब निकलता है अगर वो IIT के हो, तो मतलब बात वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट ऑलरेडी हो चुका होता है ना, कहीं ना कहीं दे हैव ऑलरेडी मेड इट टू अ लिस्ट समवेयर डाउन द लाइन। तो ये मेरी कुछ बेसिक्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, एकदम स्पेसिफिक, कमेंट में डाल देना। अगर मुझे ऐसा लगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं, सब कमेंट में डाल दो आज। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का, है ना, बहुत सारे पेरेंट्स का और बहुत सारे बच्चों का बहुत प्राइम टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। वो इस टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं, अपने स्किल पे काम कर सकते हैं, अपनी फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ये सिस्टम में
जो भी घुसना चाहता है या घुसा हुआ है और कोई भी ऐसे डाउट है वेर आई कैन हेल्प फॉर फ्री, तो प्लीज डू आस्क द क्वेश्चंस, है ना। और आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो वो भी डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल बेधड़क होके डाल दो, ठीक है। मेरा इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको वो ब्लंट ऑनेस्ट बात कह दूंगा। अगर ज़्यादा कोई बवाल ववाल होता तो मैं उसको प्राइवेट भी कर दूंगा, आप समझ जाना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।